हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है गति। तो इस चैप्टर में जैसे आपको नाम से पता लग रहा है हमने गति के बारे में पढ़ना है। गति क्या होती है और जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो क्या कुछ होती हैं, उनको क्या कुछ कहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हमने आज के चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं जैसे भौतिक अवस्था क्या होती है। किसी भी चीज़ की भौतिक अवस्था दो तरह की हो सकती है बच्चों। एक तो क्या होती है विश्राम अवस्था, दूसरी होती है गतिज अवस्था। जैसे नाम से पता लग रहा है विश्राम अवस्था क्या होती है कि जब कोई भी चीज़ अपनी जगह पर ही टिकी रहे, कहीं भी ना जाए, इधर उधर ना हिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विश्राम अवस्था। और गतिज अवस्था क्या कौन सी होती है, जब वो गति में होती है, यानी जब वो चल फिर रही होती है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गतिज अवस्था। इसकी अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो इसके डेफिनेशन क्या होती है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। विश्राम अवस्था क्या होती है, कोई भी वस्तु विश्राम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में कोई किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो, यानी जब उसकी स्थिति ना बदल रही हो किसी एक बिंदु के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विश्राम अवस्था। ऐसी हमारे पास होती है गतिज अवस्था। तो उसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, कि लगातार वो अपनी स्थिति चेंज कर रही हो, तब उस वस्तु की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, गतिज अवस्था बोलेंगे। ठीक है बच्चों। गतिज अवस्था के आगे प्रारूप होते हैं, कितने तरह की होती है, वो बच्चों तीन तरह की होती है। एक तो क्या होती है घूर्णन गति, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। रेखीय गति और कंपन गति। और वो होती कैसी कैसी है वो भी बता रखा है। घूर्णन गति क्या होती है, गोलाकार पथ में होती है हमेशा। जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ऐसे रेखीय गति क्या होती है, जब भी कोई भी चीज सीधी लाइन में चलती है तो उसको हम क्या बोलती है, रेखीय गति। ऐसे कंपन गति क्या होती है, दोलन पथ पे चलती है। जब कोई जैसे पेंडुलम होता है, जैसे कोई ट्यूनिंग फोक होता है, वो हमेशा दोलन गति में, कंपन गति में होता है, यानी कांपता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपन गति बोलते हैं। ऐसे हमने इस चैप्टर में बेटा दो तरह की राशि के बारे में पढ़ना है, अदिश राशि और सदिश राशि। अब ये दो तरह की राशि क्या होती है, क्योंकि जो भी हम चीजें इस चैप्टर में करेंगे उनको इन दोनों राशियों में डिवाइड करेंगे। अदिश राशि क्या होती है, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मोल हो और उसकी दिशा ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी राशि कौन सी है, अदिश राशि। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे चाल और दूरी, ये दोनों की राशि कौन सी होती है, अदिश राशि। इसमें हम सिर्फ मोल पता करेंगे उसकी, यानी वैल्यू कितनी होगी, कि उसकी वैल्यू 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कितनी होगी, पर उसकी दिशा नहीं हम बताएंगे। जैसे कि आप बताते हो कि राम से शाम का घर की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। तो वो 50 किलोमीटर क्या होगी उसकी दूरी, उसमें हमने डायरेक्शन नहीं बताई, यानी दिशा नहीं बताई कि इस दिशा में भी होगी। तो इस तरह की राशि को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। और सदिश राशि क्या होती है, जिसका मोल भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, यानी जिसकी दिशा भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे आपके सामने एक इन्होंने एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कि जब भी अगर वही एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि राम से शाम का घर 45 किलोमीटर है, जितने भी किलोमीटर है, अगर हम उसके साथ दिशा को बता दें उसकी, कि इस दिशा में, कि पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो वो कौन सी राशि बन जाती है, सदिश राशि। तो जितनी भी हम यहाँ पे अवस्थाएं, जितनी भी हम चीजों को पढ़ेंगे, उनको हम सदिश और अदिश राशि में बांटेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूरी तथा विस्थापन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ें हैं एक दूसरे की। यानी बच्चों को जनरली क्या मिस्टेक रहती है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में बेटा बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो ये डायग्राम। दूरी क्या होती है, कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, जो उसका पथ होता है, वास्तविक पथ होता है, उस वास्तविक पथ का मोल जो होता है, उसका माप जो होता है, वो क्या बताता है हमें, दूरी बताता है उसकी। पर अगर कोई भी चीज है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, उसका न्यूनतम पथ क्या हुआ, जो न्यूनतम पथ होता है वो हमें क्या बताता है, विस्थापन बताता है। ठीक है बच्चों। तो विस्थापन और दूरी में फर्क क्या है, दूरी क्या होती है, वास्तविक पथ, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दूरी क्या होती है, वास्तविक पथ का जो मोल होता है। जैसे अगर मैं ये डायग्राम की बात करूं, कोई भी चीज ए से बी की तरफ जा रही थी,
तो ए से बी की तरफ जाने से उसने ये रास्ता अपनाया। तो इस रास्ते का जो माप मोल होगा, जो वास्तविक पथ का माप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी क्या है? दूरी है। पर जो ए से बी से ये सीधी रेखा जा रही है, ये सीधी रेखा का माप हमें क्या बताएगा? उसका विस्थापन बताएगा। हमेशा याद रखना, विस्थापन क्या होता है? दो पॉइंट यानी दो बिंदुओं के बीच जो सीधी रेखा जा रही है, उस सीधी रेखा की दूरी क्या है, उस सीधी रेखा का माप क्या है, वो हमें क्या बताता है? विस्थापन बताता है। और वो कम से कम होता है। ठीक है बच्चों? तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि मैंने जैसे आपको बताया था कौन सी होती है? जिसका सिर्फ माप होता है, कोई दिशा नहीं होती। अगर मैं इस डायग्राम की फिर से बात करूं, अगर आप इस डायग्राम में देखो, इसकी दिशा बार बार बदल रही है, तो हम किस दिशा की बात करेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए हम कोई भी दिशा की बात नहीं करते। दूरी हमेशा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती। यानी जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होती। जैसे इन्होंने उदाहरण दे रखी है, रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। किस दिशा में चलता है? नहीं बताया हुआ। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये अदिश राशि है, इसीलिए नहीं बताया। यानी दूरी के साथ हम दिशा को कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर हम दूरी के साथ दिशा को लिख देते हैं तो वो दूरी नहीं रहती, वो क्या बन जाता है? विस्थापन बन जाता है। ठीक है? अब विस्थापन की बात करें, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन। जैसे इस डायग्राम में जो तीर थी वो ए से बी की तरफ जा रही थी, तो न्यूनतम अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में न्यूनतम दूरी का जो मापन होता है वो क्या होगा? हमारे पास विस्थापन कहलाएगा। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, जो दूरी है वो क्या है? अदिश राशि है। पर विस्थापन क्या है? जो क्या है? सदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन के साथ हम उसका माप तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कितनी दूरी तय की उसने, कितना विस्थापन हुआ, और उसके साथ उसकी दिशा भी बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक सदिश राशि। जैसे उदाहरण के तौर पे, रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। यानी 65 किलोमीटर ये जो हुआ, ये उसका क्या हुआ? मापन हो गया। और दक्षिण पश्चिम दिशा क्या बताती है? उसकी दिशा क्या है? यानी इसके में मापन भी आ रहा है, इसका मूल्य भी आ रहा है, और इसकी दिशा भी आ रही है। यानी ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है बच्चों? ऐसे ही आगे बता रहे हैं, विस्थापन का मोल शून्य हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल शून्य हो सकता है। जब भी कोई भी चीज अपने प्रारंभिक बिंदु से चल के फिर से वापस उसी प्रारंभिक बिंदु पे आके रुक जाए, तो उसका विस्थापन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, जैसे गोलाकार पथ में, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कोई कोई भी बॉडी, कोई भी चीज ए से स्टार्ट हुई और वो गोल घूम के वापस ए पे आके रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ? उसका अंतिम स्थिति और उसकी प्रारंभिक स्थिति दोनों क्या सेम थी। इसका मतलब इस केस में क्या होगा? उसका विस्थापन का मोल क्या होगा? जीरो होगा। तो हमेशा याद रखना है, जब भी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम हो, तो क्या होता है? विस्थापन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है बच्चों? उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि फर्क क्या दोनों में, दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है। पहली चीज की बात क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन दोनों की परिभाषा क्या है कि दूरी क्या होती है? वास्तविक पथ होती है। जो वास्तविक पथ होता है किसी भी वस्तु का, जब वो चलती है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी। पर विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को बोलते हैं। कब? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम, कम से कम दूरी का मापन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है? दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। यानी इसका सिर्फ मोल होगा, इसकी दिशा नहीं होगी। पर विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, मतलब इसका मोल भी होगा, यानी इसको माप भी सकते हैं हम, और इसकी दिशा भी होगी। दूरी यह हमेशा धनात्मक होगी और कभी भी जीरो और ऋणात्मक नहीं होगी। यानी जब भी इसका मोल पता करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी, कभी माइनस में नहीं आएगी, और कभी भी जीरो नहीं आ सकती। पर दूसरी तरफ अगर मैं विस्थापन की बात करूं, तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यानी विस्थापन का जो मूल्य होगा, जो मापन होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और जीरो भी आ सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब आएगी? जीरो जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब भी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक हो, तो हमेशा विस्थापन की वैल्यू क्या होती है, कि विस्थापन का मोल क्या होता है? जीरो होता है, यानी शून्य होता है। पॉजिटिव कब आएगा? जैसे आप मैथ में करते हो, नंबर सिस्टम में करते हो, जब भी हम जीरो से
दाहिनी तरफ जाते हैं तो नंबर सारे पॉजिटिव आते हैं, जब बाईं तरफ जाते हैं तो नंबर सारे नेगेटिव आते हैं। ऐसे यहाँ पे भी करना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, जो कोई भी वस्तु है, वो दाईं तरफ जा रही है तो उसकी उसकी मोल का हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब बाईं तरफ जा रहे हैं तो उसका मोल क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे। ठीक है बच्चों। और चौथा पॉइंट लास्ट क्या है, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या फिर विस्थापन से अधिक हो सकती है। जैसे आपको परिभाषा में बताया विस्थापन की, विस्थापन क्या होता है, कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी। यानी मतलब क्या होगा, विस्थापन हमेशा दूरी के से कम होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। कब, अगर कोई भी वस्तु सीधी रेखा में ही जाए तो विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होंगे। अदरवाइज विस्थापन का मोल हमेशा दूरी से कम ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा ही मिलेगी या फिर उसके बराबर मिलेगी। ठीक है बच्चों। तो ये 4 पॉइंट थे, इन दोनों में फर्क क्या था, दूरी और विस्थापन में। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या क्या है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार यानी आधा गोला पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है, और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां ए और बी हैं, यानी ए से कोई वस्तु स्टार्ट हुई और इस अर्धगोलाकार पथ पर चली और बी पे आके रुक गई, तो उस वस्तु द्वारा तय किया विस्थापन और दूरी क्या होगी। तो विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगी। अब विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था विस्थापन क्या होती है, प्रारंभिक पॉइंट, जो प्रारंभिक स्थिति है यानी ए, और अंतिम स्थिति है यानी बी, उन दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी सीधी रेखा में जो दूरी होती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, सीधी रेखा में दूरी कितनी है, 10 मीटर प्लस 10 मीटर यानी 20 मीटर। तो विस्थापन कितना हुआ, 20 मीटर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुल विस्थापन कितना है, 2r यानी 2 गुना त्रिज्या, जितनी त्रिज्या दी है 10 मीटर, तो 202 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर। पर कुल दूरी क्या होगी, बेटा याद रखना आपने मैथ में किया होगा, जब भी कोई भी वस्तु पूरा गोलाकार पथ में चलती है तो उसकी दूरी क्या होती है, 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, अर्ध गोलाकार है यानी आधा ही गोला है, तो 2 हम नहीं लगाएंगे तो कुल दूरी कैसे पता करेंगे, पाई आर से। पाई की वैल्यू आपके मैथ में फिक्स होती है हमेशा 3.14, क्या होती है, 3.14। और त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर है। तो अगर 3.14 को मैं 10 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 31.4 मीटर, यानी कुल दूरी कितनी हुई, 31.4 मीटर। और कुल विस्थापन कितना हुआ, 20 मीटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दूरी की जो माप है, दूरी का जो मोल है, वो विस्थापन से क्या है, ज्यादा है, जैसे हमने ऊपर इनके जो डिफरेंस किए थे वहां पे बताया था। ठीक है बच्चों। तो ऐसे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक समान गति एवं असमान गति। अब गति दो तरीके से होती है, या तो एक समान हो यानी जब तक वो कोई भी वस्तु चल रही है उसकी गति हमेशा सेम रहे, बदले ना। और असमान गति जो बार बार बदल जाती है उसको हम बोलते हैं असमान गति। तो सबसे पहले वो एक समान गति के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो उसकी हम गति को क्या बोलेंगे, एक समान गति होती है। यानी जितना बराबर, जितना समय उतनी ही दूरी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे इन्होंने दो तरह के ग्राफ ड्रॉ किए, ग्राफ दो तरह के ड्रॉ किए, एस और टी। यहाँ पे एस क्या है, विस्थापन, या जिसको हम दूरी भी बोल सकते हैं, और टी क्या है, टाइम यानी समय। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बराबर दूरी और बराबर समय। तो जितना यहाँ पे समय आएगा उतनी ही दूरी आएगी, इसीलिए इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है। एक सीधी सीधी रेखा होती है, और वो सीधी रेखा हमेशा दोनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होती है। ठीक है बच्चों। और वैसे ही अगर v और t, v यहाँ पे क्या है, चाल, चाल और समय में आगे बढ़ेंगे, चाल के बारे में भी, चाल और समय में ग्राफ पता करें। अगर कोई भी वस्तु है एक समान गति कर रही है, यानी उसकी चाल तो बदल ही नहीं रही, यानी समय जितना मर्जी बढ़ा दे, चाल हमेशा, चाल का मोल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अगर यहाँ पे समय क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो चाल हमेशा उतनी ही रहेगी। इसलिए ये क्या आती है, एक सीधी रेखा आती है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करने भी आएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो थी समान गति, एक समान गति। अब उसके बाद क्या है,
असमान गति, यानी यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरा करे। यानी जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर पहला 20 किलोमीटर कोई भी वस्तु 1 घंटे में तय करती है, अगले 30 किलोमीटर आधे घंटे में तय करती है, तो अलग अलग दूरी हुई। पहले 20 किलोमीटर थी, फिर 30 किलोमीटर, पर समय भी अलग अलग हुआ। पहले 20 किलोमीटर में 1 घंटा लगा, दूसरे 30 किलोमीटर आधा घंटा ही लगा। तो इसका मतलब उसकी गति क्या थी? असमान गति थी। ठीक है बच्चों। और वैसे ही असमान गति के भी दो प्रारूप होते हैं, दो तरह की होती है असमान गति। पहले क्या है? त्वरण गति, और दूसरी क्या है? मंदन गति। कि अगर चलो ठीक है कि असमान गति होती है, अगर तो किसी वस्तु की गति लगातार बढ़ती ही रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमेशा त्वरण गति। अगर किसी वस्तु की गति लगातार बढ़ती रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्वरण गति। और अगर किसी वस्तु की गति लगातार घटती रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मंदन गति। मंदन मतलब क्या होता है? कम होना। यानी इससे याद कर सकते हो आप कि अगर गति कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मंदन गति। अगर गति बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्वरण गति। ठीक है बच्चों। तो ये था गति के बारे में कि गति क्या होती है। उसके बाद क्या है? चाल। चाल क्या होती है? गति के दर का मापन। मतलब क्या होता है? कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। कोई भी वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, कितनी दूर गई, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी चाल। यानी अगर कम समय में ज्यादा दूर जाएगी कोई वस्तु तो उसकी चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ज्यादा समय में कम दूर जाएगी तो उसकी चाल क्या कम होगी। इसका मतलब क्या है? वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर चली गई दूरी को हम भाग कर दे समय से तो हमारे पास क्या मिलता है? उस वस्तु की चाल मिल जाती है। ठीक है बच्चों। तो चाल, जैसे हमने गति के बारे में पढ़ा, जैसे हमने दूरी के बारे में पढ़ा, विस्थापन के बारे में पढ़ा। दूरी मैंने क्या बोला था? अदिश राशि है, यानी दूरी का सिर्फ मोल होता है, दिशा नहीं होती। ऐसे चाल भी हमारे पास सिर्फ एक अदिश राशि है, यानी चाल का केवल मापन होता है, दिशा रहित होती है, यानी चाल की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है बच्चों। ऐसी चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक क्या होता है? यानी दूरी को किस में मापते हैं हम? मीटर में। किलोमीटर में माप सकते हैं, बट ज्यादातर दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और समय को किस में मापेंगे? समय को हम सेकंड में मापेंगे। इसका मतलब अगर मीटर, अगर दूरी बटा समय है जो फॉर्मूला है इसका, तो अगर दूरी का जो जिसमें मापते हैं यानी मीटर में, समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। यानी मीटर और सेकंड को भाग कर दिया जाए तो वो किसका मात्रक बन जाता है? चाल का। यानी चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसको आप ms⁻⁻1 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है और तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है। यानी अगर गति समान है, यानी गति चेंज नहीं हो रही, तो उसकी चाल भी क्या होगी? सेम रहेगी। पर यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती रहती है। यानी अगर गति कम ज्यादा हो रही है तो उसकी चाल भी कम ज्यादा होती रहती है। इस स्थिति में असमान स्थिति, यानी जिसकी बात करें, असमान स्थिति की बात करें, किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है। कि अगर गति बार बार बदल रही है और हमें एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही मोल चाहिए, तो हम कौन सा मोल लेंगे? हमें पता नहीं। तो उस तरह के केस में हम क्या निकालते हैं? औसत चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत चाल। यानी जितनी भी चाल हो, आपने मैथ में इसके बारे में पढ़ा होगा, औसत चाल कैसे निकालते हैं? जितनी भी चाल हो, जितनी भी दूरी तय की गई हो, उन सभी को जोड़ करेंगे, और जितना भी टाइम लगा उन दूरी को तय करने में, उन सभी को जोड़ करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इसलिए इनका फॉर्मूला इन्होंने क्या लिखा है? औसत चाल कैसे पता करते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। यानी जितनी भी दूरी टोटल आई कुल, उसको सभी दूरी को ऐड कर लेंगे, प्लस कर देंगे, और सभी समय को भी हम जोड़ देंगे, और उन दोनों को बाद में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाती है? औसत चाल। जैसे इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है बेटा, उससे आपको और ज्यादा आसानी से ये समझ आ जाएगी। है क्या? किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे में करें यदि वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में पूरा करती है। अब दूरी भी दी गई है, कितनी है? 40 किलोमीटर। समय भी दिया गया है, कितना है? 5 घंटे। तो हमने क्या पता करना है? चाल। दो तरीके से, एक तो मीटर प्रति सेकंड में, एक किलोमीटर प्रति घंटे में। क्योंकि ये किलोमीटर और घंटे में पता दे रखा है वैल्यू, इसलिए हम पहले क्या करेंगे? चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पता करेंगे। कैसे?
फॉर्मूला क्या है, दूरी और समय को भाग करनी है। दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, समय कितना है 5, तो 40 को 5 से भाग कर दी तो हमारे पास कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो क्या था अगर हमने किलोमीटर प्रति घंटा में करनी है, पर अगर हमने मीटर पर सेकंड में भी करनी है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। जैसे आपने मैथ में पढ़ रखा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो हम 40 को 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में आ गया, एम लिख दिया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो घंटे को पहले मिनट में बदलेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, फिर उसको सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड हुए 3600 सेकंड। तो इसका मतलब 5 को हमने किससे गुना करनी है 3600 से, तो जो घंटा था वो किस में कन्वर्ट हो गए सेकंड में, यानी ये पूरा चाल क्या होगी मीटर पर प्रति सेकंड में बदल गई। तो इसको बाद में सॉल्व कर लेना है, यानी 0 से 0 काट देंगे और बाकी भी सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 2.22 मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में देख रहे हैं तो कितनी चाल आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर हम मीटर प्रति सेकंड में देख रहे हैं तो कितनी चाल आएगी 2.22 किलोमीटर 2.22 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अब एक आपके लिए मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। जब भी आपने चाल की आपको वैल्यू मोल दिया हो किलोमीटर प्रति घंटा और आपने उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसको हम गुना किससे करेंगे 5/18 से। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर चाल दी गई है या किलोमीटर प्रति घंटा में और हमने बदलनी है उसको मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे उस किलोमीटर प्रति घंटा की जो वैल्यू है जो उसका मोल है उसको 5/18 से गुना कर देंगे। ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमें चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में और हमने बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम उसको क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। यहाँ पे किलोमीटर नहीं है बेटा, मिस्टेक होगी लिखने में, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम किससे गुना करेंगे 18/5, यानी इसके उल्टे, इसको उल्टा करके गुना कर देंगे। तो बता रहा हूँ फिर से, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के न्यूमेरिकल में पेपर में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। उसके बाद वेग, अब हमने अभी चाल पढ़ा, चाल किस पे निर्भर करती है दूरी पे, ऐसे एक हमारे पास होता है वेग, वेग वैसे किस पे निर्भर करता है विस्थापन पे। जैसे चाल हमने क्या करा था दूरी बटा समय, ऐसे वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय। अब जैसे मैंने आपको बताया दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है, सिर्फ छोटा सा फर्क है, दूरी में हमेशा सिर्फ मोल होता है दिशा नहीं होती, विस्थापन में मोल और दिशा दोनों होती है। इतना ही फर्क चाल और वेग में। चाल क्या है अदिश राशि, यानी सिर्फ मोल होगा, चाल की कोई भी दिशा नहीं होगी, पर वेग में हमेशा मोल के साथ दिशा भी होती है, इसीलिए विस्थापन पे निर्भर करती है। तो फॉर्मूला में सिर्फ दूरी की जगह पे क्या आएगा विस्थापन आ जाएगा, और इसका नेम चेंज होकर क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा। यानी दिशा के साथ चाल के मापन को क्या कहा जाता है वेग, यानी उस चाल जो आई उसके साथ अगर हम दिशा भी उसकी बता दें तो उसको हम क्या बोलेंगे चाल की जगह पे वेग बोल देंगे। तो वेग एक सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि इसकी दिशा भी होती है, मोल तो हो गया ही होगा पर उसके साथ इसकी दिशा भी होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सदिश राशि। एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना औसत औसत चाल के अनुरूप होती है, यानी जैसे हमने औसत चाल पता करी कैसे, कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसे हम औसत वेग भी पता कर सकते हैं कैसे, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर सेम मिलते जुलते फॉर्मूला ही हैं, इसलिए आपको आसानी होगी याद करने में, बट इसको समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी। उसके बाद समान गति में परिवर्तन होने वाले वेग की स्थिति में औसत वेग की गणना निम्नलिखित तरह से की जाती है। यानी अगर समान गति से परिवर्तन हो रहा है तो हम औसत वेग निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है वो, प्रारंभिक वेग प्लस यानी जमा अंतिम वेग बटा 2। तो उस केस में हमें प्रारंभिक वेग पता होगा, यानी पहले कितना वेग था और अंत में कितना वेग था ये दिया गया होगा, तो उन दोनों को हमने जोड़ देना है और 2 से भाग कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा औसत वेग आ जाएगा। अब वेग को जनरली हम किससे लिखते हैं v, चाल को भी v से लिखते हैं। प्रारंभिक वेग को हमेशा याद रखना बेटा u से लिखेंगे और अंतिम वेग को हमेशा किससे लिखेंगे v से लिखेंगे। तो औसत वेग v औसत, v वेग का सिंबल हो गया, और औसत v औसत का फॉर्मूला क्या आएगा प्रारंभिक वेग यानी u
प्लस अंतिम वेग यानी v/2। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। इसका मात्रक क्या होगा? जो चाल का मात्रक है। चाल का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। बस फर्क क्या है? इसमें दिशा दिखानी है, इसमें दिशा भी साथ हमने लिखनी पड़ेगी। और क्या फर्क है? जो फर्क क्या था? दूरी और विस्थापन में था। दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगी, यानी दूरी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, कभी नेगेटिव और जीरो नहीं आ सकती। और विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ऐसे यहाँ पे भी है, वेग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकते हैं, यानी वेग की वैल्यू भी तीनों हो सकती है। तो उसी पे मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करे, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? अब 3 तरह की दूरी देगी है। पहली 20 किलोमीटर 1 घंटे में, दूसरा 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तीसरा 30 किलोमीटर 1 घंटे में। तो औसत चाल कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला क्या था? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कैसे आएगी? तीनों दूरी को हमने क्या कर देना? जमा कर देना, यानी 20 जमा 40 जमा 30, ये लिखा हुआ है। 20 जमा 40 जमा 30, भाग किससे करेंगे? कुल समय। कितना समय लगा? 3 घंटे। पहला 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा और तीसरा 1 घंटा, यानी 3 घंटे लगे। यानी 3 से इसको भाग कर देना। तो तीनों को जोड़ करेंगे तो 90 आएगा। 90/3 कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी औसत चाल क्या आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ आया बच्चों? इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है और अपने दोस्तों को भी इस चैप्टर के बारे में बता देना कि सर ने ये चैप्टर करवा दिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही मैं अगले वीडियो डालूं वैसे ही आपको उसका मैसेज आ जाए कि सर ने अगली वीडियो भी डाल दी है, ताकि उसको आप देख के पढ़ सको। ओके, थैंक यू।